हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्वागत है आप सभी का आरोग्यम बैच में। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? ओबीजी की क्लास है, लेक्चर नंबर 20। इससे पहले ऑलरेडी 19 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देखना, बहुत ही हेल्पफुल क्लास होगी। आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। इसमें हम लेवर का ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लेवर का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो जब लेवर का फर्स्ट पार्ट आप देखोगे तभी आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। अब आज की क्लास में हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम क्या पढ़ने वाले हैं वो आप देख सकते हो। आज की क्लास में हम इवेंट्स ऑफ लेबर, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में क्या इवेंट्स होती है, इवेंट्स का मतलब क्या, घटनाएं क्या घटती हैं फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में, उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ लेबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये नॉर्सेट में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। नॉर्सेट के एग्जाम में, जब से नॉर्सेट के नाम से एग्जाम हो रहा है तब से ये 2 बार रिपीट हो चुका है, तो समझ सकते हो मैकेनिज्म ऑफ लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्सेट 4 के एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आया था, उससे पहले भी नॉर्सेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको हम टिप्स पे याद करेंगे, इसके ट्रिक के साथ हम इसको याद करने वाले हैं। और मैनेजमेंट ऑफ लेबर, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फोर्थ का तो मैंने बता ही दिया था, मेनली फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज में देखेंगे कैसे हम इसको मैनेज करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इवेंट्स ऑफ लेबर, हम फर्स्ट स्टेज का इवेंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले किसका इवेंट पढ़ेंगे? फर्स्ट स्टेज का इवेंट्स पढ़ने वाले। और फर्स्ट स्टेज में क्या क्या इवेंट्स होते हैं उसको मैंने सीधा एनलिस्ट कर दिया, जिससे आपको कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत ना पड़े, और जब क्वेश्चन में ऑप्शन आए तो डायरेक्ट हिट कर पाओ उसको। ठीक है, समझा मैं दूंगी, बस पॉइंट्स को आप ध्यान से देखना। क्या होता है? फंडल डोमिनेंस, फंडल इज द डोमिनेंट पार्ट, क्योंकि वहां ट्यूबल ऑस्टिया रीजन होता है, कॉन्ट्रैक्शन वहीं से स्टार्ट होता है, एंड रोटेट इन होल यूट्रस। तो फंडल डोमिनेंस हुआ। उसके बाद क्या होता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन वाला पार्ट आता है। ठीक है, फिर हम बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस, एक जगह कॉन्ट्रैक्शन तो नीचे रिलैक्सेशन होगा। जैसे मैंने बोला है, यूट्रस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये अपर यूट्राइन सेगमेंट और ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट। तो अगर यहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो यहां पे क्या रहेगा? रिलैक्सेशन रहेगा, जिससे बच्चा क्या हो पाए? डिसेंट डाउन हो पाए। आपको वही बच्चे को समझना है। अगर आप इस चीज को समझ लेते हो तो बहुत आराम से ये सारी चीजें आपको समझ में आएगा और याद भी रहेगा। ठीक है, तो क्या बताया मैंने? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन होता है, पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस होता है, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, रिट्रैक्शन रिंग का फॉर्मेशन भी होता है, तो फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग होता है। यहां पे क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन या सिरोथकर रिंग्स हम बोलते हैं, और जो अम्लाइकल रीजन पे रिंग बनता है उसको हम पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग या फिर बेंडल्स रिंग हम बोलते हैं। समझ में आया? समझ में आया। तो रिट्रैक्शन रिंग के बारे में ये पढ़ेंगे, सर्वाइकल अफेसमेंट एंड डायलिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे ये भी इवेंट्स होता है, और फॉर्मेशन ऑफ द बैग ऑफ मेम्ब्रेन। जब यूट्राइन का प्रेशर पड़ता है तो यहां से इस तरह से बैग ऑफ मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये था इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। अब सबसे पहले इवेंट्स में मैंने क्या बताया है, देखो, फंडल डोमिनेंस। ठीक है, क्या बताया मैंने? फंडल डोमिनेंस। तो थोड़ा सा मैं समझा देती हूं इसके बारे में, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। फंडल डोमिनेंस का मीनिंग क्या होता है? फंडस डोमिनेंट पार्ट होता है, ये यूट्रस है, ये यूट्रस का फंडस वाला पार्ट है, जहां पे क्या सिचुएटेड होता है? ट्यूबल ऑस्टिया। क्या सिचुएटेड होता है डियर? ट्यूबल ऑस्टिया सिचुएटेड होता है, या फिर हम क्या बोलते हैं इसे? कॉर्नुआ ऑफ द यूट्रस बोलते हैं। ठीक है, तो ट्यूबल ऑस्टिया क्या हो गया डियर? पेसमेकर ऑफ द यूट्रस। हमने इसको क्या बोला? पेसमेकर ऑफ द यूट्रस, पेसमेकर ऑफ यूट्रस, ये पेसमेकर ऑफ द यूट्रस है। ट्यूबल ऑस्टिया रीजन फंडल वाले पार्ट में होगा, इसलिए फंडल डोमिनेंट पार्ट होता है, क्योंकि ट्यूबल ऑस्टिया रीजन से ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है एंड रोटेट इन होल यूट्रस। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टेड फ्रॉम द ट्यूबल ऑस्टिया रीजन एंड रोटेट इन होल यूट्रस। इस तरह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द डोमिनेंट पार्ट, फंडल डोमिनेंस। तो मुझे लगता है फंडल डोमिनेंस आपको समझ में आ गया होगा। इसमें यही पॉइंट लिखना है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है डियर? ट्यूबल ऑस्टिया। और ये ट्यूबल ऑस्टिया क्या होता है? पेसमेकर। किसका पेसमेकर? जैसे हार्ट में पेसमेकर क्या होता है? एसए नोड। यहाँ यूट्रस में पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर ऑफ यूट्रस पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? ट्यूबल ऑस्टिया हो जाएगा। क्या होगा यहां से? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टेड, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टेड। समझ में आ गया? सेकेंड पॉइंट मैंने यहां पे क्या बताया था? फंडल डोमिनेंस के बाद मैंने आपको क्या बताया था? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन
एंड रिट्रैक्शन का क्या मीनिंग है डियर, ध्यान से समझना है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन का मतलब होता है जब यहाँ पे अपर यूट्राइन सेगमेंट में जो मसल्स फाइबर होते हैं, यहाँ पे अपर यूट्राइन सेगमेंट में जो मसल्स फाइबर होते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर होते हैं। कैसे होते हैं डियर, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर होते हैं और यहाँ पे क्या होता है, रिलैक्सेशन नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन होता है। रिट्रैक्शन का मतलब मसल्स में टोन प्रेजेंट रहता है, मसल्स कभी भी कंप्लीटली रिलैक्स नहीं होते हैं। और जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट के मसल्स फाइबर होते हैं वो कैसे होते हैं डियर, सर्कुलर मसल्स फाइबर होते हैं। कैसे होते हैं, सर्कुलर मसल्स फाइबर होते हैं। और ये जो सर्कुलर मसल्स फाइबर होते हैं ये कैसे होते हैं, इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। यहाँ पे क्या होगा डियर, रिलैक्सेशन होगा। तभी जब ऊपर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो नीचे रिलैक्सेशन होता है, फीटस डिसेंड डाउन इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट और धीरे धीरे आगे की तरफ उसका प्रोपल्जन होता जाता है। तो ये समझ में आया कि ये इसे ही हम क्या बोलते हैं, सेकेंड इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या एक इवेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहता है। अपर यूट्राइन सेगमेंट के मसल्स फाइबर कैसे होते हैं, अपर यूट्राइन सेगमेंट के जो मसल्स फाइबर होते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर होते हैं इस तरह से, ठीक है। और जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट के मसल्स फाइबर होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्कुलर मसल्स फाइबर होते हैं। तो पूछा जाता है ये कैसे अरेंज्ड होते हैं, आपको ये कैसे अरेंज्ड दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे इट्स अरेंज इन द बकेट होल्डिंग फैशन। कैसे अरेंज्ड है डियर, ये अरेंज कैसे होते हैं, बकेट होल्डिंग फैशन में, बकेट होल्डिंग फैशन में ये अरेंज्ड होते हैं। समझ में आ गया, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड आपका पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस, पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस। पोलैरिटी ऑफ यूट्रस का मीनिंग भी यही होता है, व्हेन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अकर in the upper uterine segment of the longitudinal muscles fiber. When uterine contraction occur in the upper uterine segment of longitudinal muscles fiber, that time relaxation occur in the circular muscles fiber of the lower uterine segment. Circular muscles fiber of the lower uterine segment. LUS का मतलब समझ रहे हैं ना, lower uterine segment. समझ में आया मैंने क्या बोला, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस हम किसको बोलते हैं कि यूट्रस का पोल मेंटेन रहे। यूट्रस का पोल कैसे मेंटेन होगा, जब ऊपर कॉन्ट्रैक्शन, ऊपर के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और नीचे के मसल्स में रिलैक्सेशन होगा। ऊपर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, नीचे रिलैक्सेशन हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बच्चा क्या हो रहा है, डिसेंड डाउन हो रहा है, और नीचे रिलैक्स है, इसकी वजह से आराम से आगे की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट, प्रोपल्जन उसका हो रहा है। समझ में आया, इसे ही हम क्या बोलते हैं, पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस। ऐसा कौन सा ड्रग है, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ड्रग से। ऐसे ड्रग्स का नाम बताओ जो पोलैरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन करते हैं। तो जो ऑक्सीटोसिन होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये जो ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं ये क्या करते हैं, मेंटेन पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस की पोलैरिटी को मेंटेन करते हैं, मेंटेन पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। बट यूट्रस की पोलैरिटी को मेंटेन कौन नहीं करता है, अगर आपने किसी पेशेंट को ये दवाई दे दी, अगर आपने प्रेगनेंसी में बच्चा यूट्रस के अंदर ही है और आपने क्या दे दिया, इर्गोट डेरिवेटिव्स, तो ये जो इर्गोट डेरिवेटिव्स दे दोगे, अगर आप ये इर्गोट डेरिवेटिव्स दे दोगे, मींस इर्गोमेट्रिन दे दोगे, इर्गोमेट्रिन और मिथार्जिन अगर आपने दे दिया, इर्गोमेट्रिन और मिथार्जिन अगर आपने किसी को दे दिया, तो ये डू नॉट मेंटेन द पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। ये क्या करते हैं, ये पोलैरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन नहीं करते हैं, डू नॉट मेंटेन द पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस की पोलैरिटी को
डू नॉट मेंटेन द पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस की पोलैरिटी को मेंटेन नहीं करते हैं, इसीलिए जब भी बच्चा यूट्राइन कैविटी के अंदर हो कभी भी हमें इर्गो डेरिवेटिव्स, इर्गोमेट्रिन और मिथार्जिन नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो यूट्रस में कैसे कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। ठीक है, अब नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, टिटैनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ऊपर भी कॉन्ट्रैक्शन नीचे भी कॉन्ट्रैक्शन, तो बच्चे को जगह मिलेगी नहीं, बच्चा इधर जाए कि उधर जाए, हर तरफ से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चा क्या हो रहा है, वहीं डेड हो जाता है यूट्राइन कैविटी के अंदर। इसीलिए कभी भी जब बच्चा यूट्रस के अंदर हो हमें इर्गोट डेरिवेटिव नहीं देना चाहिए। अगर बच्चा यूट्रस के अंदर है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तो आपको जो दवाई देनी चाहिए वो ऑक्सीटोसिन, सबसे बेस्ट सेफेस्ट ड्रग होता है, ऑक्सीटोसिन या प्रोस्टाग्लैंडिन देना चाहिए, जो कि पोलैरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन करके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। और ये कैसे कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, इरेगुलर टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। ठीक है, चलो तो थर्ड आपको समझ में आ गया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्या है, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। ठीक है, तो रिट्रैक्शन रिंग के बारे में देखते हैं। इसके बारे में तो मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन, आरआर मैंने लिखा है, समझ जाना, क्योंकि मैंने पहले रिट्रैक्शन रिंग लिखा है, डायग्राम से ही मैं बताने की कोशिश कर रही हूं। ये बच्चा है यूट्रस के अंदर, एक फीटस आपको दिख रहा है, फीटस के हेड रीजन पे जो रिंग प्रेजेंट होगा, दूसरा कलर ले ले, बच्चे के हेड रीजन पे अगर जैसे यहाँ पे कोई रिंग प्रेजेंट होगा उसे हम फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, जो नेक रीजन पे प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग, और जो अम्बलाइकल रीजन पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, आप देख सकते हो यूट्रस के, मतलब ये बच्चा आपको दिख रहा है, यहाँ पे बच्चा दिख रहा है, लेकिन याद रखना हमें बच्चा वैसे नहीं दिखता है, यूट्रस के अंदर रहता है बच्चा। लेकिन अगर आपको यूट्राइन मदर के अम्बलाइकस से इस तरह का रिंग दिखाई देगा, इसका मैं रियल डायग्राम भी आपको दिखाऊंगी, बैंडल्स रिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में देखने को मिलता है, बहुत अच्छा रिंग शेप का आपको दिखेगा, मदर के अम्बलाइकल रीजन पे इस तरह से रिंग शेप का बना होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, या फिर हम उसको बैंडल्स रिंग बोलते हैं, वो मदर के अम्बलाइकल रीजन पे प्रेजेंट होता है। तो आप यहां पे देख सकते हो, इसे हमने क्या बोला डियर, पैथोलॉजिकल, ऐसा नहीं है सिर्फ फिजियोलॉजिकल ही होगा, पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। और इस पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग को हम क्या बोलते हैं डियर, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बेंडल्स रिंग, बेंडल्स साइन पूछा जाता है, किसमें देखने को मिलेगा, अगर बेंडल्स रिंग पूछा गया तो याद रखना इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, कहां पे होगा डियर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के केस में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा मैंने रिंग बताया है, इसे हम क्या बोलते हैं डियर, कंस्ट्रिक्शन रिंग। और ये जो कंस्ट्रिक्शन रिंग होता है, ये कंस्ट्रिक्शन रिंग को हम क्या बोलते हैं, श्रियोदकर्स रिंग भी बोलते हैं, श्रियोदकर्स रिंग भी बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है, चलो तो नॉर्मल कौन सा होगा, ये जो अपर यूट्राइन सेगमेंट और लोअर यूट्राइन सेगमेंट के बीच में रिंग बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग बोलते हैं, जो कि नॉर्मल होता है। तो आपने देखा एबनॉर्मल रिंग शेप कहां पे हो रहा है, पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, बैंडल्स रिंग कौन से केस में देखने को मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के केस में हमें देखने को मिलेगा। तो ठीक है, ये क्या था, रिट्रैक्शन रिंग के बारे में था, रिट्रैक्शन रिंग के बारे में था। तो नेक्स्ट देखते हैं सर्वाइकल अफेसमेंट एंड डायलेटेशन के बारे में समझते हैं, सर्वाइकल अफेसमेंट एंड डायलेटेशन के बारे में। ठीक है, ये कौन सा था हमारा, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, सर्वाइकल अफेसमेंट एंड 6 नंबर का भी मैं यहीं पे लिखती हूं, सर्वाइकल डायलेटेशन, दोनों के बारे में समझेंगे, सर्वाइकल अफेसमेंट के बारे में और डायलेटेशन के बारे में। सर्वाइकल अफेसमेंट के बारे में पॉइंट क्या है कि जो प्राइमरी ग्रेविडा होता है उसमें फर्स्ट अफेसमेंट होता है, देन डायलेटेशन होता है, बट मल्टी ग्रेविडा फीमेल में क्या होगा, सर्वाइकल अफेसमेंट एंड डायलेटेशन दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ चलेगा। सर्वाइकल अफेसमेंट से जो ईएसआईसी में क्वेश्चन आया था वो क्या था डियर, थिनिंग ऑफ द सर्विक्स, क्या बोलते हैं हम इसको, थिनिंग ऑफ द सर्विक्स, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, टेकिंग अप, क्या बोलेंगे, टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स, या फिर आप तीसरा डेफिनेशन बोल सकते हो, व्हेन, जैसे ये यूट्रस है, ये अपर यूट्राइन सेगमेंट, लोअर यूट्राइन सेगमेंट और ये सर्विक्स वाला पार्ट जो है, व्हेन द सर्वाइकल मसल्स फाइबर मर्ज विद द सर्कुलर मसल्स फाइबर ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, जब क्या हो, इस सर्विक्स के जो मसल्स फाइबर हैं, ये सर्विक्स के मसल्स फाइबर ये सर्कुलर मसल्स फाइबर में जाके मर्ज हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, अफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। डेफिनेशन आप लिख लेना, क्या डेफिनेशन, तीसरा डेफिनेशन मैंने बोला है, व्हेन सर्वाइकल मसल्स फाइबर, सर्वाइकल मसल्स
when cervical muscles fiber merge with circular muscles fiber of the lower uterine segment, then it's also called as, तब भी हम इसको क्या बोलते हैं डियर, तब भी हम इसको क्या बोलते हैं, अफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स बोलते हैं. व्हेन सर्वाइकल मसल्स फाइबर मर्ज विद द सर्कुलर मसल्स फाइबर ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, दैट टाइम इट्स आल्सो कॉल्ड एज अफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स. 3 डेफिनेशन मैंने बोला, एक प्रॉपर डेफिनेशन ये लिखा हुआ है, डायग्राम के साथ समझा दिया है क्या होता है. दूसरा पॉइंट टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स, इसी में ये सर्विक्स जब ऊपर जाएगा तो सर्विक्स क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डायलेट हो जाएगा. अभी सर्वाइकल ओस क्लोज्ड है, लेकिन जैसे जैसे इसकी थिनिंग होती जाएगी, थिनिंग ऑफ द सर्विक्स या ये टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स, ये ऊपर की तरफ जाएगा, वैसे वैसे सर्विक्स पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा. कितना पूरा डायलेट हो जाता है, 10 सेंटीमीटर इसका फुल डायलेटेशन होता है, मैंने बताया था. तो यही इवेंट्स फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में होता है. फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को हम इसीलिए क्या बोलते हैं, सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर. तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना. और 2 पॉइंट और बताया था कि प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल में क्या होता है, प्राइमरी में फर्स्ट अफेसमेंट एंड देन डायलिटेशन एंड देन सर्वाइकल डायलिटेशन. ठीक है, लेकिन अगर एक मल्टी ग्रेविडा फीमेल होगी तो मल्टी ग्रेविडा फीमेल में क्या होगा डियर, मल्टी ग्रेविडा में अफेसमेंट एंड डायलिटेशन साइमल्टेनियसली अकर. साथ साथ चलेंगे, अफेसमेंट एंड डायलिटेशन साइमल्टेनियसली अकर, साथ साथ चलेंगे. तो ये समझ में आ गया, ये क्या है, सर्वाइकल अफेसमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डायलिटेशन क्या है, यहां से एम्स दिल्ली ने क्या क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखना. यहां से एम्स दिल्ली ने क्वेश्चन ये पूछा था, व्हाट इज द रेट ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन इन अ मल्टी ग्रेविडा फीमेल. समझ में आया, इन द एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर. इतना बड़ा क्वेश्चन था, बड़ा मतलब बहुत छोटा ही था, बट 2-3 पॉइंट में यहां पे पूछा हुआ था. आपको सारे ही पॉइंट को यहां पे समझना पड़ेगा और बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता रही हूं. याद रखना, सर्वाइकल डायलिटेशन जो है वो रेट का क्वेश्चन आता है. तो जब एक प्राइमरी होती है उसमें अलग होता है और एक मल्टी ग्रेविडा फीमेल में ये अलग होता है, तो अलग अलग समझना है, दोनों में रेट अलग होगा. प्राइमरी ग्रेविडा में जो आपका लेटेंट स्टेज होता है, लेटेंट स्टेज में 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन तक, और आफ्टर लेटेंट फेज में क्या होता है, अप टू 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन होता है. लेटेंट LAT बताया था ना, लेटेंट फेज में सर्वाइकल डायलिटेशन 3 सेंटीमीटर तक ही होता है. तो अप टू 3 सेंटीमीटर डायलेशन, द रेट ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन इज 0.5 सेंटीमीटर पर आर के हिसाब से होता है, 0.5 सेंटीमीटर पर आर के हिसाब से होता है. आफ्टर 3 सेंटीमीटर डायलेशन, आफ्टर 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन रेट कितना हो जाता है, 1 या फिर लिखा आएगा 1.2 सेंटीमीटर पर आर. समझ में आया, यही क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, आफ्टर 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन, द रेट ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन इन द प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल इज 1 to 1.2 सेंटीमीटर पर आर. और एक मल्टी ग्रेविडा फीमेल का पूछा जाएगा कि बताओ मल्टी ग्रेविडा का लेटेंट फेज में या फिर अप टू 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन, अप टू 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन रेट रहता है 1 सेंटीमीटर पर आर. और आफ्टर 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन, आफ्टर 3 सेंटीमीटर द सर्वाइकल डायलिटेशन रेट इज 1.5 सेंटीमीटर पर आर. समझ में आया, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है. आप याद कर लो, चाहे फेज के अकॉर्डिंग आपसे पूछ ले या सर्वाइकल डायलिटेशन के अकॉर्डिंग पूछ ले कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर में बताओ रेट ऑफ डायलिटेशन क्या रहेगा, मल्टी में क्या रहेगा, प्राइमरी में क्या रहेगा. ये सर्वाइकल डायलिटेशन से क्वेश्चन आता है, इस पॉइंट को यहां पे याद रखना है. ठीक है, तो मैंने 5th और 6th पॉइंट बता दिया. अब लास्ट पॉइंट 7th पॉइंट क्या बचा है, फर्स्ट स्टेज के इवेंट्स में बचा है, वो है फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन. देखो बताया, सारे पॉइंट्स मैंने यहां पे बता दिए जो यहां लिखा था. अब क्या बचा, फॉर्मेशन ऑफ द बैग ऑफ मेम्ब्रेन. तो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है. फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन मैंने बताया, डायग्राम से ही बता देती हूं. यहां पे ये क्या है आपका यूट्रस. यूट्रस के अंदर बच्चा कौन सी कैविटी में होता है, ये है आपकी एमनियोटिक कैविटी, जिसके अंदर बच्चा है. ठीक है, बच्चा बना लेते हैं.
ये हो गया बच्चा, ये हो गया बच्चा, ठीक है। और यहां पे एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक कैविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड, उसके अंदर बच्चा है। तो आप बोलोगे अरे प्लेसेंटा कहाँ गया, अरे छोड़ो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, प्लेसेंटा प्लेसेंटा जब पढ़ेंगे तो अपने आप ही सब आ जाएगा। और जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर पड़ता है तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से बच्चे के जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है उसके आगे इस तरह से बैग का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होता है। जैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वैसे बच्चा क्या होगा, डिसेंड डाउन होगा, ये अपने हेड से प्रेशर इधर की तरफ लगाएगा, और जब प्रेशर की वजह से जो मेम्ब्रेन होता है आगे इस तरह से पाउच लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, फोर वाटर, और जो पीछे की तरफ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइंड वाटर बोलते हैं। तो यहाँ जो फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन हुआ है, इसके अंदर जो है इसे हम क्या बोलेंगे, फोर वाटर, और जो पीछे की तरफ है वो हाइंड वाटर। मिल्क में भी हम फोर मिल्क और हाइंड मिल्क पढ़ते हैं, यहाँ पे फोर वाटर और हाइंड वाटर, यहाँ पे समझ में आया। तो इस तरह से जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है वो फीटल हेड के आगे आ जाता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो फीटस होगा प्रेशर नीचे डिसेंड डाउन की तरफ, नीचे की तरफ जाएगा, और उसकी वजह से जो मेम्ब्रेन होगा, जो बैग ऑफ वाटर होगा, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इस तरह का अपीयर होगा। जो आगे की तरफ होगा उसे फोर वाटर, जो पीछे की तरफ होगा उसे हम हाइंड वाटर बोलेंगे। ये था फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन। ये भी एक क्या होता है, इवेंट्स ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है, जिसे आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर। और मैकेनिज्म ऑफ लेबर को इन शॉर्ट में 9 पॉइंट्स हैं, 9 स्टेप, उसको मैं 1 by 1 बताऊंगी। एक्सप्लेन हम पूरी इस क्लास में पूरा एक एक करके नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। तो 9 स्टेप को एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं बताऊंगी, आपको क्या पॉइंट याद रखना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर, या फिर मैं बोल सकती हूं अभी जो मैं पढ़ रही थी वो क्या था, इवेंट्स ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। क्या है डियर, इवेंट्स ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो हमें यह देखना है कि अब ये सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं और क्या होता है, वही पॉइंट्स हम यहां पे देखने वाले हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जो 7 स्टेप मैंने बताए थे, वो क्या क्या इवेंट्स कैसे कैसे हुआ, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली, वो सब मैंने बताया। वैसे ही यहां पे आपको इवेंट्स ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या क्या स्टेप होता है, क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा एक्सपेल आउट होता है, और मैं अपने आप पे ऐसे ही करके आपको सारे पॉइंट्स याद करवाऊंगी, जिसे आप 9 स्टेप को लिख के नहीं, रट के नहीं, अपने दिमाग में फिट करके याद रखो। समझ में आ रहा है? तो 9 स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि नॉर्थ सेट में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर का कोई नहीं पूछता है, कितनी बार मैंने देखा यहां से अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है इसके स्टेप से आता है, इसको सीरियल वाइज में अरेंज करने के लिए आता है। पूछा जाता है क्राउनिंग से पहले क्या होगा, एक्सटेंशन से पहले क्या होगा, या फिर इंटरनल रोटेशन के बाद में क्या होगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करूंगी, उसको पॉइंट को बताऊंगी, आप याद रखना। चलो तो लिख लेते हैं, पहले एनालिस्ट कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होता है एंगेजमेंट। अरे एंगेजमेंट के बिना कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तो सबसे फर्स्ट क्या होगा, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट के बाद क्या होता है, डिसेंड डाउन अकर थ्रू आउट द मैकेनिज्म ऑफ लेबर। अब जब एंगेजमेंट हो गया, डिसेंड डाउन हो गया, बच्चा डिसेंड डाउन तो होता रहेगा, अब क्या होगा, बच्चा फुल्ली फ्लेक्स्ड होगा। क्या होगा, फ्लेक्स्ड होगा। तो नेक्स्ट स्टेप को हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्शन। जब बच्चा फुल्ली फ्लेक्स्ड हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इंटरनल रोटेशन। और इंटरनल रोटेशन होने के बाद बच्चा आप अपने टारगेट प्लेस पे पहुंच गया है तो बाहर वालों को सिग्नल देगा, जिसे हम बोलेंगे क्राउनिंग। क्राउनिंग करने के बाद बाहर वाले क्या करेंगे, एक्सटेंशन मेथड से उसको डिलीवर कर देंगे, जिसे हम बोलेंगे एक्सटेंशन। और फिर 7वें नंबर पे एक्सटेंशन के बाद क्या होगा, जो ट्विस्ट था वो रिलीज होगा, जिसे हम बोलेंगे रेस्टिट्यूशन। और रेस्टिट्यूशन के बाद 8 स्टेप पे क्या होगा, एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन। और 9 एंड लास्ट स्टेप क्या होगा डियर, 9 स्टेप एंड लास्ट स्टेप क्या होगा, बाय मेंटेनिंग लेटरल फ्लेक्शन, बाय मेंटेनिंग लेटरल फ्लेक्शन, डिलीवरी ऑफ होल बेबी। कॉन्ग्रेचुलेशन, बच्चा फाइनली हो गया है। वो तो बोलोगे लास्ट क्लास में ही हो गया था, मिठाई विठाई तो हमने खा ली थी, है ना, बच्चे को देख लिया था, जो हमने फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन करके इतनी मेहनत करके इतने सारे लेक्चर्स में यहां तक पहुंचे थे, वो सब क्योंकि इतने सारे लेक्चर्स में वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये भी ध्यान रखना। एंगेजमेंट,
फर्स्ट स्टेप हमेशा एंगेजमेंट होगा। एंगेजमेंट का मतलब क्या है, फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है डिसेंड डाउन हो चुका है, अपने टारगेट प्लेस पेल्विक कैविटी में पहुंच चुका है। और आपको पता होगा, मैंने बताया था कि जब फीटस का हेड इस तरह से इस्चियल स्पाइन को टच कर लेता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशन 0 बोलते हैं। और जैसे जैसे बच्चे का हेड नीचे आता जाता है इज अ पॉजिटिव साइन, प्लस में हम इसको लिखते हैं +1 स्टेशन में है, +2 स्टेशन में है, +3 स्टेशन में है, इस तरह से हम मेंशन करते हुए जाते हैं। ठीक है, डिसेंड डाउन के बारे में क्या, डिसेंड डाउन occur throughout the mechanism of labor. Descend down occur throughout the mechanism of labor. पूरे mechanism of labor में ये प्रोसेस तो चलता रहेगा। समझ में आ रहा है? चलो तो देखते हैं अब आप ये स्टेप को कैसे याद रखिए। ये जो 9th स्टेप है इसका क्या ट्रिक है, अरे कितने ट्रिक बनाओगे, कुछ तो अपने ऊपर करके याद रखो। इसको कैसे याद करना है, आपको याद रखना है एंगेजमेंट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, ना शादी हो सकती, आगे का प्रोसेस बढ़ ही नहीं सकता। अब नहीं मैम हम बहुत फास्ट, बिना एंगेजमेंट शादी तो ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको पहला स्टेप क्या याद रखना, एंगेजमेंट होता है। डिसेंड डाउन सेकेंड स्टेप है, 2 तो ऐसे ही याद हो जाएगा, एंगेजमेंट होगा, डिसेंड पूरे प्रोसेस में चलता रहेगा। अब आपको ये अपने माइंड में सोच के याद करना है कि इस बच्चे को मुझे इस यूट्राइन कैविटी से बाहर निकलना है। ठीक है, और इतना सा स्पेस है, उससे बच्चा कैसे अपनी बॉडी को बाहर निकालेगा, तो बच्चा अपनी बॉडी को फुल्ली फ्लेक्स्ड कर लेगा जिससे मैं इजीली वहां से निकल पाऊं। और निकलने के बाद उसका हेड अभी कहां पे है, एलओटी में रखा हुआ है। बोलेगी एलओटी से तो मैं निकल ही नहीं सकता, मुझे निकलने के लिए अपने हेड को कहां लाना पड़ेगा, सेंटर में लाना पड़ेगा, इन फ्रंट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस लाना पड़ेगा, तब मैं यहां से बाहर निकल सकता हूं। तो बच्चा अपने हेड को वहां पे लाने के लिए क्या करता है, इंटरनली रोटेट होता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल रोटेशन। तो बच्चे ने क्या किया, पहले अपनी बॉडी को अच्छे से, पहले तो ऐसे आराम से लेटा हुआ था, तो क्या किया उसने, अच्छे से अपनी बॉडी को फ्लेक्स किया और जिस भी पोजीशन में था वहां से रोटेट होकर इन फ्रंट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस आया। और सिम्फाइसिस प्यूबिस में बोलेगा अब मैं इस जगह पे आ गया हूं, अब मुझे यहां से बाहर निकलना है। तो वहां से बाहर निकलने के लिए क्या करेगा, अरे ये लोग तो ऐसे बाहर वाले निकालेंगे नहीं, मुझे सिग्नल देना पड़ेगा। तो जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आता है, हेड इस तरह से बाहर की तरफ जाके बताता है देख मैं आ गया हूं, मतलब हेड विजुअलाइज 3 to 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वल्वा। इसको हम क्या बोलते हैं, क्राउनिंग, कि बाहर वालों को सिग्नल मिल गया, हेड इज रेडी टू डिलीवर, हेड इज गोइंग टू डिलीवर। अब बाहर वाले बोलेंगे अरे भैया तैयारी करो, जल्दी से लाओ, बच्चा तो आ गया है, बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे वो लोग, जो फुल फ्लेक्स्ड था उस हेड को अब वो एक्सटेंड करेंगे, इस तरह से बाहर निकालेंगे। यहां पे हेड है, इस हेड को पकड़ के इस तरह से बाहर निकालेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन मेथड से हेड को बाहर निकाला। और पहले हेड और बॉडी में जो एक ट्विस्ट था वो रेस्टिट्यूशन में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और बॉडी क्या होगा, जब रेस्टिट्यूशन होने के बाद एक्सटर्नली रोटेट होता है, बाहर से तो हेड ही है, तो एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ बॉडी। तो हेड निकलने के बाद फिर रोटेशन होता है, जिससे ये जो शोल्डर है एक अलाइनमेंट में आ जाता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। फिर हम क्या करते हैं, बाय मेंटेनिंग द लेटरल फ्लेक्शन, डाउनवर्ड मूवमेंट, एंटीरियर शोल्डर, अपवर्ड मूवमेंट, पोस्टीरियर शोल्डर, डिलीवर करते हैं, डिलीवरी ऑफ द होल बेबी। कांग्रेचुलेशन, फाइनली हमने बच्चे को बाहर निकाल दिया है। कितने स्टेप में, आपको इस स्टेप पे कोई मेहनत नहीं करनी होती है, नेचुरल प्रोसेस अपने आप ही चलता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, कब रोटेशन हो गया। आपको सीधा लगेगा अरे बच्चा, हेड निकलते ही बच्चा पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है, उसके बाद का स्टेप तो कुछ पता भी नहीं चलता, क्राउनिंग अच्छे से पता चलता है। ठीक है, चलो अगर आपने डिलीवरी करवाई होगी तो आपको सारे स्टेप अच्छे से पता होंगे। लेकिन आपने चाहे डिलीवरी करवाया हो ना करवाया हो, नॉट सेट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट सेट को जिससे फर्क पड़ता है वो है ये सीरियल वाइज, और ये सीरियल वाइज में होना चाहिए। यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट टाइम नॉट सेट का जो क्वेश्चन था वो इसी से था, फ्लेक्शन था, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, इस तरह से 3-4 स्टेप को उन्होंने लिख दिया था और बोला था बताओ सीरियल वाइज में कौन सा जो है मैकेनिज्म ऑफ लेबर या जो इवेंट्स ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है उसका सीरियल वाइज में करेक्ट ऑर्डर वाइज में किया हुआ है। ठीक है, स्टेप है कि ये करेक्ट है, कौन सा सही होगा। तो आपको देखना है, सीरियल वाइज ही तो याद करना है। तो कैसे याद करना है मैंने बता ही दिया, इतना अच्छा ट्रिक बताया है कि अपने आप को घर पे बैठे हो ना, कोई तो है नहीं मेरे सामने, तो फिर भी कैमरा है, ठीक है, आपको तो कोई नहीं देख रहा, आप फटाफट क्या करो, अपने ऊपर अप्लाई करो और सारे टिप्स, सारे पॉइंट को याद कर लो।
ठीक है, कि सबसे पहले एंगेजमेंट हुआ, डिसेंड डाउन हुआ, फिर बच्चे ने अपनी बॉडी को फ्लेक्स किया, फिर इंटरनली रोटेट किया, फिर उस टारगेट प्लेस पे आया, बाहर वालों को सिग्नल दिया, क्राउनिंग हुआ, क्राउनिंग के बाद एक्सटेंशन मेथड से हेड को बाहर निकाला, फिर जो ट्विस्ट था वो रिलीज हुआ, रेस्टिट्यूशन हुआ, फिर एक्सटर्नल रोटेशन से ये जो शोल्डर था एक अलाइनमेंट में आया, फिर शोल्डर को एंटीरियर और पोस्टीरियर शोल्डर को डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट से बाहर निकाल दिया, और मेंटेनिंग द लेटरल फ्लेक्शन, डिलीवरी ऑफ द होल बेबी, पूरे बच्चे को बाहर निकाल दिया। हो गए 9 स्टेप खत्म। ठीक है, तो अगर आपने डिलीवरी कराई है तो भी बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, बट ये सीरियल वाइज याद रखना, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, इसको लिखोगे, पूरे पॉइंट्स अपने आप याद हो जाएंगे। चलो, समझ में आ गया? तो एंगेजमेंट का, डिसेंड डाउन का, फ्लेक्शन का पॉइंट की फ्लेक्शन क्या होगा, बॉडी फुल्ली फ्लेक्स्ड होगी, फुल्ली फ्लेक्स्ड एटीट्यूड में बच्चा यहां पे आ जाएगा। और फुल्ली फ्लेक्स्ड एटीट्यूड में मैंने आपको बताया था, जब बच्चा यहां पे फुल्ली फ्लेक्स्ड एटीट्यूड या वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड में आता है तो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक 9.5 सेंटीमीटर ये फीटल हेड का डायमीटर होता है। और यहां पे प्रेजेंटेशन कौन सा होगा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा। तो ये यहाँ पे मैं डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर रही हूं, बाकी जब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होगा तो हम इसके एक एक स्टेप को पूरा डिटेल डिस्क्राइब करेंगे और भी डीप में नॉलेज लेंगे। बट अभी यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आता है वो याद रखना है। इंटरनल रोटेशन में क्या होता है, कितना रोटेशन होता है, ये डिपेंड करता है, इंटरनल रोटेशन डिपेंड ऑन फीटल पोजीशन, डिपेंड ऑन, ये फीटल की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि बच्चे की पोजीशन क्या है। जितना फीटल का पोजीशन होता है, जैसे मान लो LOT है तो कितना रोटेशन होगा, देखो जैसे मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था, ये फीटल पोजीशन है, वहां पे सबका ना 1/8 होता है। ये मैंने शायद लास्ट क्लास में नहीं बताया था, उस वाली क्लास में सब 1/8 होता है। या फिर एक रोटेशन जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का रोटेशन होता है। तो अगर कोई बच्चे का हेड LOT में है तो उसे कितना, हेड का कितना रोटेशन होगा, हेड का रोटेशन 90 डिग्री का होगा। बट बॉडी का रोटेशन कितना होता है, बॉडी का रोटेशन 45 डिग्री का ही होगा। तो आपने देखा बॉडी और हेड में एक ट्विस्ट जो है वो रोटेशन के टाइम पे ही रह जाता है। वो रिलीज कब होता है, जब बच्चा का हेड डिलीवर होता है, तो एक जो ट्विस्ट था हेड और बॉडी के बीच में वो रिलीज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। समझ में आया? तो मैंने यही बताया, ये डिपेंड करता है कि रोटेशन कितना होगा। अगर LOA और ROA में है तो हेड का कितना रोटेशन होता है, हेड का रोटेशन कितना होगा डियर, 45 डिग्री का रोटेशन होगा, या फिर बोलोगे 1/8 रोटेशन होगा। लेकिन क्या यहां पे बॉडी का रोटेशन होगा, क्या यहां पे बॉडी का रोटेशन होगा, आप बोलोगे नो रोटेशन। यहां पे बॉडी का कोई रोटेशन नहीं होता, जिससे दोनों में एक ट्विस्ट जो है वो बना रहता है। लेकिन अगर बच्चा ROT में या LOT में रहता है तो यहाँ पे रोटेशन 90 डिग्री का हेड का होता है, या 2/8 रोटेशन जो है वो होता है हेड का। लेकिन बॉडी का रोटेशन पूछा जाएगा तो बोलोगे यस 1/8 रोटेशन होगा, या फिर सिर्फ 45 डिग्री का रोटेशन होगा। तो ये होता है रोटेशन में। और अगर बच्चा ROP में होता है और LOP में होता है तो इसे नॉर्मल नहीं हम बोलते हैं, हमने ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर डिलीवरी करवाई है, हमने पोस्टीरियर डिलीवरी करवाई है। यहां तक तो ये पूरा नॉर्मल होता है, बट ये पोस्टीरियर थोड़ी डिफिकल्ट डिलीवरी होती है। तो ROP और LOP में जब होता है तो यहां पे हेड का रोटेशन 135 डिग्री का, या फिर हम बोलते हैं 3/8 रोटेशन होता है। अगर यहां पे बॉडी का रोटेशन पूछा जाएगा तो 2/8 रोटेशन या फिर 90 डिग्री का रोटेशन होगा। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्या है, इंटरनल रोटेशन, कितना रोटेशन होगा। समझ में आया कितना रोटेशन होता है? तो ये पूरा चार्ट बना लेना, ये जो चार्ट है ये बना लेना, ठीक है। फीटल पोजीशन में मैंने चीजें नहीं बताई थी तो इसको यहाँ पे थोड़ा याद रखना, कितना रोटेशन होता है, 1/8, एक जो रोटेशन होगा वो 1/8 का रोटेशन या फिर 45 डिग्री का रोटेशन होता है। चलो, तो नेक्स्ट मैंने रोटेशन के बारे में आपको बता दिया, कितना रोटेशन होगा, डिपेंड ऑन द फीटल पोजीशन। क्राउनिंग, क्राउनिंग का मतलब यहाँ पे लिख लेना, क्राउनिंग का मतलब होता है कि बाहर वालों को सिग्नल देना, हेड इज रेडी टू डिलीवर, हेड इज रेडी टू डिलीवर and head is going to deliver, head is going to deliver, head is ready to deliver और head is going to deliver। और हम पूछा जाता है कि एपिजियोटमी कौन से स्टेप में देते हैं, यहीं पे एपिजियोटमी दिया जाता है। पूछा जाएगा ना लेबर के कौन से स्टेप में, सेकेंड स्टेज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लेबर के कौन से स्टेप में एपिजियोटमी परफॉर्म की जाती है। एपिजियोटमी परफॉर्म जस्ट बिफोर क्राउनिंग, एपिजियोटमी परफॉर्म, यहां पे एपिजियोटमी परफॉर्म जस्ट बिफोर क्राउनिंग। एक्सटेंशन में क्या होता है, एक्सटेंशन मेथड से हम हेड को डिलीवर करते हैं, हेड डिलीवर। यहां पे क्या हो गया डियर, हेड डिलीवर हो गया।
और जो एक्सटेंशन मेथड होता है, याद रखना, ये जो एक्सटेंशन मेथड होता है यहां पे कपल्स ऑफ फोर्स थ्योरी लगता है। हेड ऐसे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, हेड को बाहर निकालना। हेड ऐसे ही बाहर नहीं निकल जाता, याद रखना, हेड ऐसे ही बाहर नहीं निकल जाता। हेड को निकालने के लिए क्या होता है, थोड़ी सी एक्सटेंशन में हमें हेड को बाहर निकालना है, और यहां पे लगता है कपल्स ऑफ फोर्स थ्योरी। और कपल्स ऑफ फोर्स थ्योरी में क्या होता है, एक तो डाउनवर्ड फोर्स लगता है, डाउनवर्ड फोर्स लगता है, और दूसरा फोर्स कौन सा लगता है डियर, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। अपवर्ड एंड आउटवर्ड बोल सकते हो या फॉरवर्ड फोर्स बोल सकते हो, अपवर्ड आउटवर्ड या फिर फॉरवर्ड फोर्स। ये दो फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं कपल्स ऑफ फोर्स थ्योरी। तो यहां पे डाउनवर्ड फोर्स कौन लगाता है, खुद देखो, यहां पे डाउनवर्ड फोर्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा या फिर इन हमारे एब्डोमिनल मसल्स के द्वारा लगेगा। यहां पे कौन लगाएगा, यूट्रस, यूट्रस के द्वारा या फिर एब्डोमिनल मसल्स के द्वारा। ठीक है, यूट्रस जो कॉन्ट्रैक्शन लगाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन, जो अपने आप हो रहा है। और वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन जो इच्छा से हो रहा है, किसकी, मदर की इच्छा से। अगर मदर नहीं चाहे तो नहीं करेगी। यहां इनवॉलेंटरी, नहीं चाहे तो भी ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर मदर नहीं चाहेगी ना कि ना मुझे दर्द ना हो रहा है, रुक जा कितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो भी चाह के इस दर्द को नहीं रोक सकती। वो जो कॉन्ट्रैक्शन, वो जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कौन लगा रहा है, इनवॉलेंटरी फोर्स अप्लाई बाय द यूट्रस। और जो मदर पुशिंग एफर्ट्स लगाती है, अपना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाती है, वो एब्डोमिनल मसल्स के द्वारा लगता है, जिसे हम बोलते हैं इनवॉलेंटरी फोर्स मदर अप्लाई कर रही है बाय द पुशिंग एफर्ट्स। पुश 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 हम बोल रहे हैं, तो वो जो फोर्स लगा रही है वो कौन से मसल्स के द्वारा, एब्डोमिनल मसल्स के द्वारा। तो जब इनवॉलेंटरी फोर्स और वॉलेंटरी फोर्स मिलते हैं तो बच्चा एकदम से क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है। और अपवर्ड एंड आउटवर्ड फोर्स में कौन सा, जो हमारी पेरिनियल मसल्स होती हैं ये भी फोर्स लगाती हैं। और ये जो फोर्स लगाएंगी, पेरिनियल मसल्स यहां पे फोर्स लगाएंगी, ये कैसा फोर्स लगाएंगी, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो देखो, ऊपर की तरफ से फोर्स आया, यहां ऊपर की तरफ से फोर्स आ रहा है, जो इनवॉलेंटरी एंड वॉलेंटरी फोर्स यूट्रस और एब्डोमिनल मसल्स के द्वारा लग रहा है, नीचे पेरिनियल मसल्स की तरफ से लग रहा है। तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या हो गए, कैंसिल। लेकिन बच्चा जाएगा कहां की तरफ, बाहर की तरफ, क्योंकि ये फोर्स कैसा लगा रहा है, अपवर्ड लगा रहा है, लेकिन बाहर की तरफ लगा रहा है, फॉरवर्ड फोर्स। अपवर्ड आउटवर्ड फोर्स या अपवर्ड फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से बच्चा कहां की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। जिससे बच्चा कहां निकलेगा, बाहर की तरफ, वेजाइना की तरफ जाएगा और बाहर निकल जाएगा, वेजाइना की तरफ फोर्सफुली फोर्स जाएगा और बच्चा क्या होगा, वहां से बाहर आ जाएगा। तो जिसे हम बोलते हैं कपल्स ऑफ फोर्स थ्योरी, जहां पे दो तरह का फोर्स लगा, एक तो डाउनवर्ड फोर्स यूट्रस और एब्डोमिनल मसल्स इनवॉलेंटरी एंड वॉलेंटरी फोर्स लगा, और एक अपवर्ड एंड आउटवर्ड फोर्स जिसमें पेरिनियल मसल्स ने फोर्स लगाया और यहां से बच्चा क्या हुआ, बाहर आया। तो ये क्या हुआ, एक्सटेंशन, जिससे किसकी डिलीवरी हुई, अभी क्या हुआ है, डिलीवरी ऑफ फीटल हेड बाय एक्सटेंशन। कैसे हुआ, एक्सटेंशन से हुआ, डिलीवरी ऑफ फीटल हेड बाय एक्सटेंशन। इस तरह से हेड को एक्सटेंड किया, पेरिनियल सपोर्ट दिया और बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये होने के बाद क्या होता है, देखो रेस्टिट्यूशन। मैंने बोला था रेस्टिट्यूशन में ट्विस्ट रिलीज हो जाएगा। जो एक ट्विस्ट था हेड और फीटल हेड और फीटल बॉडी में, जो एक रोटेशन कम था, दोनों, एक में 3 हुआ था, एक में 2 हुआ था, एक रोटेशन कम था, वो जो रोटेशन कम था, एक ट्विस्ट दोनों के हेड और बॉडी के बीच में था, वो ट्विस्ट यहां पे रिलीज हो जाता है, ट्विस्ट रिलीज हो जाता है। फिर होता है एक्सटर्नल रोटेशन, बाहर से हेड रोटेट होगा, अंदर से बॉडी रोटेट होगा, और शोल्डर केम इन वन अलाइनमेंट एंड बाय मेंटेनिंग द लेटरल फ्लेक्शन डिलीवरी ऑफ द होल बेबी। तो जब बच्चा एक्सटर्नल रोटेशन से एक अलाइनमेंट में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह से क्या करते हैं, बच्चे को डाउनवर्ड, हेड को पकड़ा हमने, डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई किया। जब हम डाउनवर्ड फोर्स, फर्स्ट हम क्या अप्लाई करेंगे, फर्स्ट हम डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे। तो डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या, एंटीरियर शोल्डर डिलीवर हो जाएगा। और जब हम अपवर्ड फोर्स, इस तरह से हमने हेड पकड़ के डाउनवर्ड किया, फिर हमने हेड पकड़ के अपवर्ड किया। तो जब हम अपवर्ड फोर्स लगाएंगे तो अपवर्ड फोर्स से क्या होगा, पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवर हो जाएगा। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर शोल्डर दोनों डिलीवर हो गया। अब मेंटेनिंग द लेटरल फ्लेक्शन, हम लेटरल फ्लेक्शन को मेंटेन करते हुए, बाय मेंटेनिंग द लेटरल फ्लेक्शन डिलीवरी ऑफ द होल बेबी, इस तरह से पकड़ के हम बच्चे को पूरा का पूरा बाहर निकाल देंगे और बोलेंगे लो अपना बच्चा पकड़ो। समझे आप, समझ में आया? तो 9 स्टेप इस तरह से आपको याद रखना है। चलो तो नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट ऑफ लेबर।
ये क्या था, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, इवेंट्स ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, इवेंट्स ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, उसी को हम बोलते हैं इवेंट्स ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में यही सारे इवेंट्स होते हैं जो मैंने, वही सारी घटनाएं होती है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर के जो स्टेप्स हैं वही सारी चीजें बेबी के डिलीवरी के टाइम पे सारे स्टेप्स होते हैं जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको करना है, क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं जिससे आपका और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है, और जो हमारी रेगुलर वाली क्लास होगी उसमें और डिटेल में हम एक एक स्टेप को डीप में जाके समझेंगे। ठीक है, वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके सिर्फ टॉपिक से क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल ही जाएगा, है ना। चलो, तो मेन पॉइंट जो था, जो कहते हैं ना टू द पॉइंट्स, जो कि एकदम क्रीमी मटेरियल, क्रीमी पॉइंट्स था, वो मैंने सारी चीजें लेबर के अंदर आपको बता दी है। मैनेजमेंट में आते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, देखो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मदर का मोर ऑब्जर्वेशन, यहां पे भी ज्यादा ऑब्जर्वेशन होता है, एंड लेस इंटरवेंशन, यहां पे हमें ज्यादा इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि यहां पे ज्यादा ऑब्जर्व करना है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना। साइकोलॉजिकल सपोर्ट कैसे, कि मदर को एकदम से लाके अकेले कमरे में बंद नहीं करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, उसके चॉइस का एक पर्सन उसके साथ रुकने देना है। ऐसा नहीं कि दर्द में आई आपने पकड़ के उसे कमरे में बंद कर दिया, चलो ठीक है पेन हो रहा है, उसे लगेगा भाई यार पता नहीं कोई गुनाह तो नहीं कर लिया मैंने कि मुझे यहाँ लाके एकदम से अकेले में बंद कर दिया। नहीं, फीमेल की चॉइस का एक पर्सन वहां पे हम अलाउ करेंगे क्योंकि फीमेल अभी पेन में है, फीमेल अभी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है, उसे इतना अगर प्राइमी है तो उसे पता भी नहीं होता कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं, तो उसे सारी चीजें एक्सप्लेन करना है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट में उसके फियर को, उसको बहुत ज्यादा फियर होता है, जो एंजाइटी होती है उसको रिलीव करना है। रिलीव कैसे कर सकते हो, जब आप उसे सारा प्रोसेस, सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दोगे, एंड वन पर्सन, अलाउ वन पर्सन ऑफ फीमेल चॉइस, फीमेल की चॉइस का एक पर्सन वहां पे अलाउ करना है। और पता ही आपको फीमेल किसको चॉइस करेगी, अरे भाई मैंने अकेले ने थोड़ी ना किया है, मेरे हस्बैंड को बुलाओ, उसे बोलो यहाँ पे रुकने के लिए। ठीक है, तो वहां पे एक पर्सन को अलाउ करना है। तीसरा यहाँ पे पेरिनियल केयर है। अब वैसे जो लेबर के स्टेप में है ऐसा नहीं बोला है कि जैसे पहले होता था ना कि हेयर क्लीन करना है और ये सारी चीजें होनी चाहिए, ऐसा अब वो स्टेप हटा दिया है। पेरिनियल केयर कहने का मेरा यहाँ पे मतलब है कि हाइजीन मेंटेन करना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करना है जिससे कि सेकेंड स्टेप में हम सीधा डिलीवरी कर पाए। ठीक है, तो ये वाली चीज है। नेक्स्ट बाउल एंड ब्लैडर केयर होता है, यहाँ पे बाउल एंड ब्लैडर केयर है। बाउल एंड ब्लैडर केयर में डियर क्या होता है, अगर फीमेल अच्छे से यूरिन पास कर पा रही है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ब्लैडर फुल है, फीमेल यूरिन पास नहीं कर पा रही है, तो कैथेटराइजेशन करना है। बाउल अगर फुल है, आपको बाउल को इवैक्यूएट करना है तो आप एनीमा लगा के उसको इवैक्यूएट कर सकते हो। तो यहाँ पे बाउल एंड ब्लैडर केयर में ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन होता है, फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स होता है, तो यही सारी मेन चीज होती है। और मेन जो यहां पे हम मेंटेन करते हैं वो क्या होता है, पार्टोग्राफ। ठीक है, पार्टोग्राफ। तो पार्टोग्राफ का इस क्लास में मैंने जो है डायग्राम्स वगैरह ऐड नहीं किया है, तो ज्यादा पार्टोग्राफ के बारे में मैं इस क्लास में नहीं, अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं सिर्फ पार्टोग्राफ के बारे में बता दूंगी, क्योंकि यहाँ पे आप इमेज देखोगे तभी सारी चीजों को क्लियर कर पाओगे। बट थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बता देती हूँ। पार्टोग्राफ क्या होता है, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर जो क्या करता है, रिप्रेजेंट द होल प्रोग्रेस ऑफ लेबर। ये क्या होता है, एक सिंगल पीस ऑफ पेपर होता है, सिंगल पेपर रिप्रेजेंट होल प्रोग्रेस ऑफ लेबर, होल प्रोग्रेस ऑफ, पूरे प्रोग्रेस ऑफ लेबर को ये रिपोर्ट करता है। तो एक सिंगल पीस ऑफ पेपर रिप्रेजेंट होल प्रोग्रेस ऑफ लेबर, जिसमें पूरा फीमेल का क्या होता है। अगर हम पार्टोग्राफ की बात करें तो पार्टोग्राफ में क्या होता है डियर, पार्टोग्राफ को सबसे पहले जिसने दिया था उसका नाम क्या था, फ्राइडमैन। फ्राइडमैन ने सबसे पहले पार्टोग्राफ के बारे में बताया था। फिर उसके बाद 1971 में फिर इसमें कुछ चेंजेस हुए थे, जिसको किसने दिया था, फिल पोर्टर ने कुछ चेंजेस लेके आए थे। फ्राइडमैन ने सबसे पहले पार्टोग्राफ के बारे में बताया था, इसलिए अगर पूछा जाए तो सबसे पहले आप फ्राइडमैन करोगे। फ्राइडमैन कब बोलते हैं, सिग्मॉइड कब होता है, जिसके अंदर लेटेंट फेज, एक्टिव फेज दोनों होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। फिल पोर्टर ने इसमें सर्वाइकोग्राफ को ऐड किया था। अभी जो चल रहा है WHO मॉडिफाइड पार्टोग्राफ, और इसको एक बार आप पार्टोग्राफ
WHO मॉडिफाइड पार्टोग्राफ, मैंने इसमें डायग्राम ऐड नहीं किया है, बट नेट पे सर्च करके WHO पार्टोग्राफ जो है आपको निकल के आ जाएगा, बस एक बार देख लेना, ठीक है। WHO मॉडिफाइड पार्टोग्राफ क्या है, उसमें अलर्ट लाइन एंड एक्शन लाइन है। अलर्ट लाइन 5 सेंटीमीटर से आपका स्टार्ट होता है और फिर आगे की तरफ जाता है, बस ये थोड़े से चेंजेस हुए हैं, ठीक है, थोड़े से चेंजेस हुए हैं WHO मॉडिफाइड पार्टोग्राफ में। एक बार आप ग्राफ पेपर निकालोगे उसी के अंदर सारा मिल जाएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं पार्टोग्राफ जो है वहां पे ऐड कर दूंगी, बस उसको रीड करना है कि क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। यहाँ पे सर्विक्स के बारे में पूरा नॉलेज मिल जाएगा, फीटस के बारे में पूरा, फीटस का हार्ट रेट कितना है, क्या है, सब हम उसमें मेंशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ द पार्टोग्राफ, उसके क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं, उसके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं पार्टोग्राफ के अंदर, वो आपको यहाँ पे देखना होता है, ठीक है। तो देखेंगे पार्टोग्राफ में क्या क्या होता है, थोड़ा सा मैंने बताया है तो बता ही देती हूँ आपको, ठीक है। पार्टोग्राफ में क्या क्या होगा, जैसे यहाँ पे पूरा डाटा लिखा होगा फीमेल का, ठीक है, पूरा डाटा का मतलब यहाँ पे नेम होगा, सबसे ऊपर नेम, एज, सेक्स, सीआर नंबर, ठीक है, हॉस्पिटल आईडी जो भी सीआर नंबर है वो हो गया, ठीक है, जीटीपीएल कितना है, ग्रेविडा, पैरा, सब कुछ लिखा होता है वहां पे, ठीक है, ऊपर ही ऊपर पूरा पूरा फीमेल का डाटा मेंशन होगा। उसके बाद क्या होता है, फीटस का, फीटस के बारे में, फीटस का हार्ट रेट हम देखते हैं, फीटल हार्ट रेट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मैं मेन वो बता देती हूँ, चार्ट में तो सारी चीजें लिखी होंगी, आप देख ही लोगे। जो फीटल का हार्ट रेट होता है, हम फर्स्ट स्टेज में एवरी 30 मिनट्स लेते हैं, और जब सेकेंड स्टेज में फीमेल आ जाती है तो एवरी 15 मिनट्स हम फीटल हार्ट रेट वहां पे मेंशन करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेम्ब्रेन्स के बारे में लिखा होगा, मेम्ब्रेन्स के बारे में लिखा होगा कि मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड है तो आर होगा, इंटेक्ट है तो आई आएगा, और रप्चर्ड है तो क्लियर है तो सी होगा, ठीक है। मिकोनियम स्टेन है, मिकोनियम स्टेन है तो वहां पे एम लिखा होगा, अगर वो ब्लड स्टेन है तो वहां पे क्या लिखा होगा, बी लिखा होगा, ठीक है। तो इस तरह से वहां पे मेंशन होता है, कॉलम होता है, उसमें सारी चीजें लिखी होती है, रप्चर्ड है तो आर, इंटेक्ट है तो आई। मेम्ब्रेन के बारे में, माउल्डिंग, माउल्डिंग के बारे में होता है, जैसे +1 +2 +3 इस तरह से वहां पे मेंशन होगा, ठीक है। और डिसेंट ऑफ फीटल हेड, सर्वाइकोग्राफ, सर्वाइकोग्राफ में पूरा कितना कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम में आ रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, कितना हो रहा है, लाइट हो रहा है, कितने टाइम तक रिमेनिंग रह रहा है। अगर जैसे लाइट होता है तो हम इस तरह से डॉट लगाते हैं, अगर यहाँ पे थोड़ा माइल्ड हुआ तो डॉट डॉट लगाया, देख के पता चल गया अभी माइल्ड हो रहा है, ठीक है। फिर इस तरह से मॉडरेट हुआ और ये एकदम डार्क हमने कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इस तरह से सर्वाइकोग्राफ में जो ग्राफ बनाया जाता है, कितने कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, कितने टाइम तक रिमेन रहते हैं, तो आप जब पार्टोग्राफ में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, या फिर आपने केस बुक किया होगा, पार्टोग्राफ भरा होगा तो आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। सर्वाइकोग्राफ होता है। फिर वाइटल साइन होते हैं फीमेल के, यहां से भी क्वेश्चन आता है, वाइटल साइन में जो फीमेल का बीपी होता है, अगर फीमेल को बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एवरी 4 आवर्स चेक करते हैं, अगर उसको हाइपरटेंशन है प्रेगनेंसी में तो एवरी 30 मिनट्स करते हैं। इफ द फीमेल हैविंग हाइपरटेंशन देन बीपी चेक एवरी 30 मिनट्स, ये भी क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने पहले लिखा है। फीमेल का अगर पल्स रेट की बात करें, पल्स रेट कितने टाइम में चेक करेंगे, 30 मिनट्स में चेक करेंगे। अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो एवरी सेकेंड आवर्ली जो है हम टेम्परेचर, सेकेंड आवर्ली हम टेम्परेचर करेंगे, ठीक है। तो ये बीपी होता है, पल्स रेट होता है, टेम्परेचर होता है। बीपी को आपने देखा होगा इस तरह से, जो सिस्टोलिक बीपी फिर डायस्टोलिक बीपी, इस तरह से हम करके उसको एरो लगाते हैं अप की तरफ, डाउन की तरफ, और फिर मिलाते हैं, ठीक है। पल्स रेट होगा, उसको इस तरह से डॉट 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 करके इस तरह से मिलाते चले जाते हैं। तो ये इस तरह से आप पार्टोग्राफ जब फिल करते हो उसमें बीपी को, पल्स रेट को ऐसे कॉलम बना हुआ होता है, इस तरह से भरते हो, ठीक है। समझ में आ गया, बीपी हो गया, पल्स रेट हो गया, टेम्परेचर हो गया। फिर फीमेल ने यूरिन कितना पास किया, उसके लिए भी एक कैथेटराइजेशन है। अगर फीमेल को कैथेटराइजेशन कर रखा है तो आर्ली चार्टिंग करो, और अगर फीमेल सेल्फ वॉइडेड है तो जब सेल्फ वॉइड करेगी तब उसमें चार्टिंग कर दो, ठीक है। तो यूरिन के बारे में हो गया, बाकी और भी कुछ टेस्ट है तो वो सारी चीजें वहां पे मेंशन होता है। तो ये एक पार्टोग्राफ का पूरा जो डाटा आपने देखा, व्हाट इज द कंपोजिशन, व्हाट इज द पार्ट्स की हम पार्टोग्राफ में फिल करते हैं, यही सारी चीजें होती है। WHO मॉडिफाइड पार्टोग्राफ अभी हम यूज कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है, अलर्ट लाइन एक्शन लाइन होता है, जबकि फ्राइडमैन ने जब दिया था उसमें अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन नहीं था, ठीक है। ये सारी चीजें, और ये तो फर्स्ट स्टेज में हो गया। सेकेंड स्टेज में हम क्या मैनेजमेंट करते हैं, सेकेंड स्टेज में हम क्या मैनेजमेंट करते हैं, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। देखो मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे फीमेल को पोजीशन दे दोगे। अब फीमेल, इसमें फीटस एक्सपेल आउट होने वाला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए क्या होता है कि व्हाट इज द पोजीशन। तो आप कौन से फीमेल को पोजीशन देते हो, लिथोटॉमी पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन विद द लेग अब स्ट्रिप्स पे इस तरह से रख के और क्या करते हैं हम टेप वो लगा देते हैं कि एकदम से हटेगा तो फिर बच्चा गिर सकता है या फिर ऑब्स्टेट्रिशियन को डिलीवरी करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो लिथोटॉमी पोजीशन एंड जो फीमेल का लेग होता है ओवर द स्ट्रिप्स, और उसमें हम इस तरह से लेग को वो कर देते हैं, ठीक है। तो अगर लेबर रूम का, इसमें मैंने डायग्राम्स पोजीशन वाला भी नहीं रखा है, वैसे आपने फंडामेंटल में लिथोटॉमी पोजीशन पढ़ा होगा, वही सेम लिथोटॉमी पोजीशन हम देते हैं। और एक फीमेल को इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एडवाइस देना। बिफोर डिलीवरी आप लिथोटॉमी पोजीशन में लेटाया, आप फीमेल को एडवाइस दे दो कि अब जो कॉन्ट्रैक्शन आएगा, क्योंकि आपको पता है अब जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो फीमेल को एडवाइस देना है कि आप अप्लाई करो क्या, अप्लाई बियरिंग डाउन फोर्स, अप्लाई बियरिंग डाउन फोर्स विद ईच कॉन्ट्रैक्शन। अब जो भी एक भी कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है उसके साथ आपको क्या लगाना है, अप्लाई बियरिंग डाउन फोर्स, नीचे पुशिंग एफर्ट्स जिसे हम बोलते हैं, अप्लाई द बियरिंग डाउन फोर्स विद ईच कॉन्ट्रैक्शन एंड रेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये भी वर्ड बोलना है, रेस्ट इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन। और जब कॉन्ट्रैक्शन खत्म होता है तब भी अपना पुशिंग एफर्ट्स नहीं लगाना है, तब आपको क्या करना है, रेस्ट करना है, नहीं तो एग्जॉस्ट हो जाओगे, थक जाओगे, फिर आगे लेबर के प्रोसेस में आप प्रॉब्लम, थक जाएगी तो क्या होगा, पुशिंग एफर्ट्स नहीं लगा पाएगी तो फिर लेबर डिफिकल्ट होगा। और फिर क्या करते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन, यूं चढ़े, पेट पे दवाएं आ रहे, चलो भाई लगाओ निकालो, ठीक है। तो फिर वो चीज गलत है, नहीं करना चाहिए। बट अब जब फीमेल कॉपरेट नहीं करती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन अच्छा होता है, तो मजबूरन भी ऑब्स्टेट्रिशियन को क्या करना पड़ता है, लगा के बाहर निकालना पड़ता है। समझ गए होगे आप। चलो, तो ये एडवाइस पोजीशन दोनों आपको समझ में आ गया। ये सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में होता है, क्योंकि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में करना क्या है, और कोई भी डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो आप क्या करोगे, असिस्ट, असिस्ट ड्यूरिंग डिलीवरी, असिस्ट ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे डिलीवरी ऑफ द बेबी होने वाला है, तो यहाँ पे आपको एकदम तैनात रहना है, असिस्ट करना है। अगर आपसे यहाँ पे एपिजियोटमी के लिए सामान मांगा जाता है, एपिजियोटमी के लिए आपको सीजर मांगा जाता है, या फिर आपको ऑक्सीटोसिन देने के लिए बोला जाता है, ठीक है, या फिर कोई इंजेक्शंस लगाने के लिए बोला जाता है, अगर कोई फीमेल को फ्लूइड्स लगाना होता है, मतलब आप हर तरह से क्या करते हो, तैयार रहते हो। आप तो पहले से टैग वैग बना के सब कुछ करके तैयार रहते हो कि बस अब रेडी रहना है, बच्चा आने वाला है। तो यहाँ पे हमारा काम क्या रहता है, असिस्ट ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज। और थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट क्या होता है, इन शॉर्ट मैंने सारी चीजें बताई हैं, वैसे इट्स वेरी लेंथी क्लास, बट इन 2 पार्ट्स में मैंने आपको लेबर बताया है। इन शॉर्ट बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने टू द पॉइंट एक एक करके आपको सारा बताने की कोशिश की है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा। और जब एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा होता है तो व्हाट इज द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बताओ। बाकी चीजें तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको पता होना चाहिए। एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा में कहां से प्लेसेंटा सेपरेट होता है, सेंटर से होता है, पेरिफेरी से होता है, क्या इंडिकेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा होता है, क्या स्टेप्स ऑफ द एक्सपल्जन ऑफ द प्लेसेंटा होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताया है। बताया था ना मैंने कि जब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। लेकिन यहां पे हमारा काम क्या होता है, जब एक डॉक्टर ऑब्स्टेट्रिशियन क्या करता है, प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट करता है, आपको हैंडओवर करता है, तो आपको क्या चेक करना है, तो चेक द कॉटिलिडन्स ऑफ द प्लेसेंटा। आप क्या चेक करते हो, हमारा काम यहां पे क्या होता है, check the cotyledons of the placenta. If any cotyledon is missing, पढ़ा था ना आपने प्लेसेंटा में, if any cotyledons is missing, then what is your priority? What is your priority? Immediately inform to the obstetrician. Immediately inform to the हेल्थ केयर प्रोवाइडर, SCP हेल्थ केयर प्रोवाइडर। समझ में आया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, चेक द कॉटिलिडन्स ऑफ द प्लेसेंटा। इफ एनी कॉटिलिडन इज मिसिंग, इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, इसके
इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आप क्या चेक करते हो, कॉटिलिडन चेक करने के साथ साथ ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसमें कितने वेसल्स होते हैं उसको भी चेक करते हो। और अम्बिलिकल कॉर्ड में कितने वेसल्स होते हैं मैंने आपको बताया था 3 वेसल्स होंगे। एक इसके अंदर क्या होगा, एक इसके अंदर वेन होगा और 2 इसके अंदर क्या होगा डियर, आर्टरी होगा। बताया था ना, एक इसमें वेन होगा, 2 आर्टरी होंगे, ये आपको याद रखना है। अगर ये है तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ मिसिंग होगा तो यहां पे भी आप इंफॉर्म करोगे। एक अम्बिलिकल वेन और 2 अम्बिलिकल आर्टरी, 2 अम्बिलिकल आर्टरी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है कि ये भी चीज चेक करना है, कुछ भी मिसिंग रहता है इमीडिएटली ऑब्स्टेट्रिशियन को इन्फॉर्म करना है। और एक क्वेश्चन नॉर्सेट में जो पूछा हुआ था वो मैं बता देती हूँ। नॉर्सेट का क्वेश्चन क्या था, नॉर्सेट में क्वेश्चन पूछा था AMTSL से, तो इन शॉर्ट में इसके बारे में भी बता देती हूँ क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखते हैं। AMTSL, what is the full form? Active management of third stage of labor। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। देखो ये एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो एक्टिव मैनेजमेंट में हमें क्या करना होता है, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, हमें क्या लगाना है, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन कितना, 10 इंटरनेशनल यूनिट IM अकॉर्डिंग टू WHO। अकॉर्डिंग टू WHO हमें क्या करना है, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 10 इंटरनेशनल यूनिट IM लगाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरमिटेंट असेसमेंट ऑफ यूट्राइन टोन, हमें क्या करते रहना है, असेसमेंट ऑफ यूट्राइन टोन। यूट्राइन टोन का कंटिन्यू आप क्या करते रहो, असेसमेंट करते रहो, यूट्रस में टोन है या नहीं है, क्योंकि अगर यूट्रस का टोन एब्सेंट है तो वो एटॉनिक यूट्रस होता है। एटॉनिक यूट्रस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PPH हो सकता है। समझ में आ रहा है, ये भी नॉर्सेट का आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना, सेकेंड पॉइंट असेसमेंट ऑफ यूट्राइन टोन। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, यहां पे हमें डिले कॉर्ड कटिंग, ये क्वेश्चन था, ये ऑप्शन में था, यही हमें सेलेक्ट करना था। नॉर्सेट ने यही से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की थी, क्योंकि ऑप्शन में डिले कॉर्ड कटिंग भी था और अर्ली कॉर्ड कटिंग भी था। जिसने पढ़ा होगा उसी को याद होगा, नहीं तो वो यहां पे गलती कर सकता था। और डायरेक्ट उस ऑप्शन को देख के पता चल रहा था, जिसने नहीं भी पढ़ा था, कि भाई दोनों ही दे रखा है, डिले कॉर्ड कटिंग और अर्ली कॉर्ड कटिंग, इसका मतलब इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा, इतना तो कोई भी पता लगा लेता है। तो ये क्वेश्चन यहां नॉर्सेट का था। अब देख लो, समझ में आया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, क्या बताया मैंने, एक पहला पॉइंट क्या था, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का लगाना, असेसमेंट ऑफ यूट्राइन टोन करना, डिले कॉर्ड कटिंग करना, और क्या करना, यहां पे जब हम कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन से प्लेसेंटा को डिलीवर करना, डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा बाय कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, बाय कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। और ये जो कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, इसका भी मैं डायग्राम दिखाऊंगी आपको डायग्राम वाली क्लास में। इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रेशर मतलब सपोर्ट देते हैं और फिर प्लेसेंटा को धीरे धीरे से निकालते हैं, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। जहां पे फंडस ये वाला पार्ट है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट वाला पार्ट है, उसको आपने इस तरह से प्रेस किया और इस तरह से अम्बिलिकल कॉर्ड को पकड़ा और धीरे धीरे आपने क्या किया, उसको रिमूव किया, जिसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन से प्लेसेंटा को डिलीवर करना, या फिर इसे ब्रैंड एंड्रयूज मेथड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रैंड एंड्रयूज मेथड, ब्रैंड एंड्रयूज मेथड। समझ में आया। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू AMTSL क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना, इसमें से ही नॉर्सेट ने क्वेश्चन पूछा था। यहां पे क्या करना है, इंटरमिटेंट ऑक्सीटोसिन का लगाना, यूट्राइन टोन का असेसमेंट करना, डिले कॉर्ड कटिंग करना, डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा में कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन से प्लेसेंटा को डिलीवर करना। ये क्या है, एक्टिव मैनेजमेंट, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर के बारे में मैंने बताया था, वो क्या होता है, उसमें हमें ज्यादा ऑब्जर्वेशन, लेस इंटरवेंशन करना होता है। 4 आवर्स का होता है, वाइटल साइन चेक करना और पेरिनियल पैड के बारे में चेक करना। ये पूरा मैनेजमेंट ऑफ लेबर था। परपीरियम पीरियड इसके बाद स्टार्ट होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई थॉट, मुझे लगता है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। पूरा लेबर, उसके इवेंट्स, फर्स्ट सेकंड स्टेज के इवेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, मैनेजमेंट ऑफ द लेबर। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरा लेबर देखने के लिए। ठीक है, और पूरा रिवाइज करना, जो चीजें बताई है उसे ध्यान से सुनना।
हम नेक्स्ट क्लास में परपीरियम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।